रक्षक की कहानी भाग 3 में विक्रम उन 2 बक्सों को उनके निर्धारित पते पर उन विचित्र व्यक्तियों को सौंप देता है। उसके बाद उसे एक विचित्र दिशा निर्देश का पत्र मिलता है, जिसके अनुसार वह उसी रहस्यमय बरगद के समीप पहुंच जाता है और वहां रहस्यमय तरीके से उसके पांव जकड़े जा चुके होते हैं। अब आगे। विक्रम के पैर जमीन में पत्थर के समान जम जाते हैं। विक्रम अपने पैरों को पूरी ताकत से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह जड़ें दुगनी ताकत से उसके पैरों को जकड़ती जाती है। वह अपने शरीर की पूरी शक्ति के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम पूरी तरह से असफल रहता है। उन अथक प्रयासों के दौरान विक्रम को एक आहट सुनाई देती है। वो आहट धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तभी विक्रम के देखते ही देखते बरगद की जड़ें जो पूरे बरगद को घेरे रहती है, उनकी लंबाई इतनी बढ़ जाती है कि वह जमीन को छूने लगती है। इन सब को देखकर विक्रम बेहद डर जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी एक डरावनी आवाज आती है, क्या मेरा हिस्सा लाए हो? उस आवाज की आते ही वह सभी विचित्र गतिविधियां थम जाती है। उस आवाज को सुनते ही विक्रम का शरीर कांपने लगता है। विक्रम दाएं बाएं देखने लगता है, लेकिन विक्रम को वह बात समझ नहीं आती है। तब विक्रम डर कर कहता है, कौन सा हिस्सा? उसके जवाब में आवाज आती है, वह हिस्सा जो हम चारों में बराबर बांटना था। तभी विक्रम को संज्ञान होता है कि वह अवश्य ही उन बक्सों के बारे में कह रहा है। तभी विक्रम उस आखिरी बक्से की ओर इशारा करके कहता है, वो रहा आखिरी बक्सा। तब उसकी आवाज में जवाब आता है, क्या यह वस्तु पूर्ण रूप से मेरी है? विक्रम कहता है, हाँ, यह आपकी ही है। उसके जवाब में आवाज आती है, क्या तुम इस वस्तु का संपूर्ण अधिकार मुझे सौंप रहे हो? उसकी यह कही हुई बात विक्रम को समझ नहीं आती है। वह डरते हुए कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब एक गुस्सेल व आक्रोश भरी आवाज आती है, अगर तुम इसका अधिकार मुझे नहीं दोगे तो यह वस्तु मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम इसका पूर्ण अधिकार मुझे दे रहे हो? मुझे जल्दी से जवाब दो। तब विक्रम उसकी बात सुनकर कांपने लग जाता है और जवाब में डरते हुए कहता है, तुम्हें जो चाहिए वह ले लो। यह बक्सा चाहिए तो ले लो, पर मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। विक्रम के जवाब में आवाज आती है, मैं तुम्हारी स्वीकारोक्ति पर इस वस्तु को मेरे अधिकार में ले रहा हूँ। ऐसा कहते ही वह बक्सा हिलने लगता है और धीरे धीरे वह बक्सा हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर विक्रम अचंभित होकर उस बक्से को देखने लगता है। वह बक्सा विक्रम की ऊंचाई के थोड़ा और ऊपर तक उठता है और एक अजीब सी आवाज के साथ वह बक्सा खुलता है। बक्सा खुलते ही वह अपने आप धीरे धीरे उल्टा होने लगता है। उस बक्से के अंदर से धीरे धीरे पीले रंग का चूरा जमीन पर गिरने लगता है। विक्रम उस चूरे को जब ध्यान से देखता है तो चांद की चांदनी में वह चूरा स्पष्ट रूप से पीले रंग में चमकते हुए दिखाई पड़ता है और विक्रम जान जाता है कि वह शुद्ध सोने का चूरा है, जो कि समुद्र की रेत के समान उस चांदनी में सुनहरे रंग में चमक रहा है। और वह दृश्य बेहद ही लुभावना लग रहा था, लेकिन साथ ही भयानक रात में
बेहद ही खतरनाक। उस बक्से में से वह चूरा पूरा जमीन पर गिर जाता है और पूरा बक्सा खाली हो जाता है। लेकिन उस बक्से के अंदर से एक छोटा सा बालों का गुच्छा, जिसके बीच में एक गठान लगी होती है, वह निकलता है और उसके निकलते ही वह बक्सा जमीन पर गिर जाता है। वह बाल का गुच्छा उड़कर विक्रम के पास आने लगता है। उस बालों के गुच्छे को अपनी ओर उड़कर आते देख विक्रम के मन में ख्याल आते हैं, मैं बस मरने वाला हूँ, आज मेरे जीवन का अंत है, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ। विक्रम ऐसा सोचता है, परंतु वह बाल का गुच्छा धीरे धीरे उड़कर विक्रम के सर से ऊपर आ जाता है और उसके पीछे की ओर निकल जाता है। विक्रम पीछे मुड़ने लगता है। वह बड़ी मुश्किल से उन जड़ों से जूझते हुए पीछे मुड़ता है। पीछे की ओर मुड़ते ही वह बाल का गुच्छा उड़ते हुए विक्रम के चेहरे के ठीक सामने रुक जाता है। तभी उस बरगद की सारी जड़ें धीरे धीरे हिलने लगती है। विक्रम अपने दाएं बाएं देखता है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता है। अचानक से उस सन्नाटे को चीरते हुए विक्रम के ठीक सर के ऊपर बरगद की जड़ों के चरमराने की आवाज़ आती है। विक्रम धीरे से अपने सर को ऊपर की तरफ करता है तो वह देखता है कि उसके सर के ठीक ऊपर कई सारी जड़ें आपस में लिपटकर बेलनाकार जड़ों के गुच्छे में लिपट रही है। वह जड़ें धीरे धीरे नीचे आती है। यह देखकर विक्रम डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें बंद करते ही सारी आवाज़ें रुक जाती है। विक्रम अपनी आंखें बंद रखता है। काफ़ी समय तक कोई आवाज़ नहीं आती है। तब विक्रम उस सन्नाटे में धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वह दाएं बाएं देखता है तो वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है। लेकिन अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक डरावनी आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर विक्रम बहुत डर जाता है। जैसे ही विक्रम उस आवाज़ की ओर ऊपर देखता है तब विक्रम को दिखाई पड़ता है जड़ों में उल्टा लिपटा हुआ एक पिशाच। पिशाच को देखकर विक्रम जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती है। उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। वह अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से जरा भी आवाज़ नहीं निकलती है। फिर वह पिशाच जड़ों की चरमराती आवाज़ के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता रहता है। वह पिशाच धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए विक्रम के चेहरे के ठीक आगे वह पिशाच अपना चेहरा ले आता है। पिशाच के डरावने बिखरे बाल, उसके टेढ़े मेढ़े खून में सने दांत, उसकी झुर्रियों से भरी चमड़ी, मानो कोई व्यक्ति हजारों सालों से बूढ़ा होता जा रहा है। पिशाच के डरावने चेहरे को देखकर विक्रम अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाने की कोशिश करता है। विक्रम चिल्लाने में असमर्थ रहता है, लेकिन उसे बंद आंखों से अपने मन में एक विशालकाय राक्षस जो उस पिशाच के सम्मान ही उसकी ओर बढ़ते हुए और हमला करते हुए दिखाई देता है। तब विक्रम डरते हुए अपनी आंखें खोल देता है और उसकी आंखों के ठीक सामने उसे वही पिशाच दिखाई देता है। तब वह पिशाच कहता है, अभी तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि मैं तुम्हें स्वयं के शरीर को चीरने के लिए विवश ना करूं। पिशाच की बात सुनकर विक्रम खुद को संभालने की कोशिश करता है। विक्रम कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन
केवल उसका मुंह हिलता है, परंतु उसके गले से कोई भी आवाज नहीं निकलती है। तभी पिशाच कहता है, अब तुम्हारे मालिक को भी यही चाहिए। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए STR मोशन पिक्चर्स को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों को बताने के लिए शेयर बटन पर क्लिक करें। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को कहानी का नया भाग आएगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।